गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 61 जो कि आपकी 27 नवंबर के लिए बनाई गई है और वो चैप्टर है आपका परमाणु की संरचना, उसी को आगे समझाया है इसमें। अब तक हमने जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल स्टडी किया था परमाणु का। आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ओके, तो बोर का परमाणु मॉडल जानने के लिए हमें कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया उसको हम आज तक फॉलो करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि परमाणु बहुत अस्थिर होना चाहिए उसके अनुसार, क्योंकि परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाता है अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, और अल्टीमेटली वो एनर्जी लूज़ करते हैं, फिर उसमें गिर जाएंगे। तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान से कि हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करके इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर इन कमियों को दूर करते हैं और अपने जो उन्होंने परमाणु मॉडल दिया उसको सिद्ध करते हैं, जिसको हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार देखिए, नील्स बोर ने 1885 से लेकर 1962 तक डिस्कवरी करी, लेकिन 1922 में उन्होंने ये मॉडल दे दिया। दो प्रमुख अवधारणाएं इसकी क्या हैं? नंबर फर्स्ट कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, और जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्षा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ चला जाएगा कभी वहाँ, वो निश्चित एक कक्षा के अंदर ही गति करेगा। ठीक है, जैसे कि आप क्लासरूम के अंदर हैं और उस समय आपका स्टडी टाइम चल रहा है, तो आप क्लासरूम के अंदर ही रहेंगे। ओके बेटा, या आप अपनी सीट से उठ के इधर से इधर जब मूव करेंगे, जब आपको मूव करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको कोई ग्रुप बनाकर डिस्कशन करना है, नहीं तो अन्यथा आप उसके अंदर ही रहेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की परमिशन नहीं है कि वो उस एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे में जाए। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कूद सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अपने एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके अंदर अंदर ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी लेकर एक्साइट होकर ऊपर वाली एनर्जी लेवल में जा सकते हैं या एनर्जी लूज करके नीचे भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे कि इन ऊर्जा कक्षों को हम क्या कहते हैं और इसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो ये पिक्चर आप देखिए, न्यूक्लियस सेंटर में दिखाया है, बाहर सारे सर्कल्स बने हुए हैं, और पहले ऊर्जा स्तर को हम इस तरह से नाम दिया KLMN। तो वहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से ऊर्जा स्तर हो गए। K का मतलब पहला शेल, L का मतलब दूसरा, M का मतलब तीसरा और N का मतलब फोर्थ शेल। और परमाणु में सबसे बाहरी मतलब बाह्यतम कक्ष को संयोजक कक्ष कहते हैं। वो आपके ऑर्बिट कैसा है, वैलेंस वाला, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर संयोजक इलेक्ट्रॉन। मीन्स वो क्या करेंगे, मोस्टली रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित है, जिसको हम 2n² से प्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखना, 2n²। और n तो आपने जाना शेल का नंबर है, जो कक्ष है उसका नंबर है। तो n अगर 1 होगा और हम इसमें वैल्यू पुट कर दें अपनी, n की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा में 1 बराबर 2। इसका मतलब पहली कक्षा जो आपकी K कक्षा है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझ लेना। फिर आती है नेक्स्ट कक्षा L। L कौन सी है? जहाँ पर n का मान 2 है, n = 2। फिर हमने अपनी वैल्यू पुट करी 2n² में, तो क्या हो गया, 2 × 2²। 2² इज़ वॉट, 4। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 की जब 2 से गुणा हुई तो हो गया 8, 4 दूनी 8। इसका मतलब अगली कक्षा में 8 मैक्सिमम रह सकते हैं। इसी तरह से हमने कैलकुलेट करे तो 18 आए अगली M के अंदर, और एंड सो ऑन चलते जाएंगे इस तरह से। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, अष्टक नियम है। ठीक है, इसको याद रखना। अब इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, अब तक हमने 2 परमाणु के बारे में पढ़ा था, परमाणु के कणों के बारे में। एक थे प्रोटॉन और एक था आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पर एक और जेम्स चैडविक ने एक और डिस्कवरी करी, वो थे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। इन 2 की डिस्कवरी हम पढ़ चुके थे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी 1932 में। ये भी क्या हो गए, परमाणु के अंदर के पार्टिकल हो गए, जिससे मिलकर परमाणु बना हुआ है।
लेकिन इन पर कोई आवेश नहीं है और इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही है। इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और ये न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ये भी नाभिक के अंदर। तो सेंटर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन्स उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है, तो सारा का सारा धनावेश किसके कारण हुआ न्यूक्लियस का? वो हुआ प्रोटॉन्स के कारण। और बाहर जो आपकी कक्षाएं हैं, जो हमने नाम पढ़े थे KL MN, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ओके, तो सारा नेगेटिव चार्ज किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो हमने पढ़ा था कि पूरा का पूरा जो परमाणु है वो उदासीन है। इसका मतलब जितना चार्ज प्रोटॉन्स का है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी वो परमाणु उदासीन रहेगा। ठीक है। और सारा बाहर जो है परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वो कहाँ पर है? नाभिक में है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो हमने नगण्य माना था और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही न्यूट्रॉन्स का होता है लगभग। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये पिक्चर आप देखिए, ये सोडियम के परमाणु की संरचना दिखाई है हाइड्रोजन की। क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर रेड वाला, और बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। परमाणु अगर हम देखें सोडियम का, तो सोडियम के पास 11 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 8 1, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसको दिखाया गया है तीनों कक्षाओं को। ये देखिए सर्कल बने हुए हैं, लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन जो आपका संयोजकता प्रदान करेगा और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब आइए क्वेश्चंस पर स्वयं को जांचिए। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के 2 प्रमुख अवधारणाएं वो आप यहाँ से लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और गति करते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की? उन्होंने यही वाली दोनों आ जाएंगी अवधारणाएं, कि नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, केवल निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर ही दूसरे ऊर्जा स्तर में कूद सकते हैं या जा सकते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो ये कमी दूर हो गई। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। तो आप यहाँ से बनाएंगे, ये वाला चित्र बनाना है आपको। ये 4 वाला समझाया हुआ है, K L M और N, 4 ऊर्जा कक्ष इसमें समझाए गए हैं। ओके बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? ये आंसर आपका अच्छे से यहाँ पर लिखा है। न्यूट्रॉन्स पर कोई आवेश नहीं होता, ये भी अपरमाणु कण हैं, और ये कहाँ होते हैं? नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन के साथ नाभिक में उपस्थित होते हैं। इनको N से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन, संयोजन कक्ष तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजन कक्ष, ये देखिए परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं, और संयोजक इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो इस वाले कक्ष में प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चों, अब अच्छे से आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, और साथ साथ कोविड-19 के प्रति सतर्क रहना है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, और अननेसेसरी आपको बाहर नहीं जाना। ठीक है। थैंक यू बच्चों।